हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल मारुति द एग्जाम वॉरियर में। जैसा कि पहले हमने आपसे बोला था, कितना भी लॉ का पोर्शन है जो प्री में आने वाला है वो हम आपको यूट्यूब पे ही फ्री ऑफ कॉस्ट कराएंगे। तो ठीक है, आज हम आपके लिए कौन सा सब्जेक्ट लाए? हम लाए हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। ठीक है, तो हम इसको आपको पूरा इसमें यूट्यूब पे ही कंप्लीट कराएंगे और भी धीरे धीरे जो एक्ट्स हैं हमारे, जो भी लॉ में आने वाले हैं, लॉ पार्ट में 100 नंबर में, वो भी आपको हम यहीं पर कराएंगे। ठीक है, तो इसमें आप यहाँ देखिए, यहाँ पर इसमें एक तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कितने चैप्टर्स हैं। और इसमें देखिए बेयर एक्ट से इसलिए पढ़ा रहे हैं जिससे आपको बेयर एक्ट का पता लगे कि इसको कैसे पढ़ा जाता है। तो सबसे पहले आप यहाँ देखेंगे तो भाग 1, भाग 2 ऐसे करके अगर आप भाग देखेंगे तो यहाँ पर टोटल कितने भाग हैं? तो जो हमारे पार्ट है यहाँ पर, या भाग कह लीजिए, टोटल 4 है। और अगर हम चैप्टर की बात करें तो हमारे पास कितने हैं? 12। ठीक है, ये सब देखेंगे। और सेक्शन की बात करें तो कितने हैं? 170। ठीक है, 170 टोटल सेक्शन है, चैप्टर है 12, पार्ट है 4। ठीक है, अब अगर हम नेक्स्ट देखें तो देखिए यहाँ पर ना चैप्टर वाइज यहाँ बताए हुए कौन कितने सेक्शन है एक चैप्टर में। ठीक है, पूरा डिटेल में यहाँ दिया हुआ है, इसको भी हमें याद करना है। क्योंकि देखिए किसी भी एग्जाम में डायरेक्ट आपसे पूछ लिया कि सेक्शन 51 में क्या है। ठीक है, तो अगर आपको चैप्टर की रेंज पता है तो भी आप निकाल सकते हैं, है ना। अगर ये पूछ लिया कि स्वीकृत तथ्यों को साबित करना आवश्यक नहीं है, कौन सा सेक्शन में बताया है, तो आपको इसमें सेक्शन भी याद होने ही चाहिए। इसमें अभी मैंने एक अलग से इसमें 2 पेज जोड़ दूंगी जिसमें मैंने बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, उससे आपको आसानी से याद करने में सहायता मिलेगी। आसानी से पढ़ लोगे, वरना आपको बनाना पड़ेगा। वैसे आपको बनाना भी चाहिए। आप अपने लिए एक नोट्स तैयार कीजिए जिसमें क्या हो, जितने भी ये सारे सेक्शंस है वो हो। और आपको डेली इसमें से जैसे 170 है तो डेली 50 का टारगेट रखिए, 100 का रखिए कि मेरे को 100 सेक्शन इस जो सब्जेक्ट है या जैसे साक्ष्य अधिनियम है इसके ही याद करने हैं। तो उससे क्या होगा, आपका कवर हो जाएगा और आपको याद भी हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ना सिर्फ डायरेक्ट बेस आते हैं। जैसे आप उत्तराखंड का ही एग्जाम ले लीजिए, अभी जो पिछले महीने हुआ था उसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो थे डायरेक्ट डायरेक्ट से पूछे हुए थे। तो अब यहाँ देखिए, इसका सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि उद्देश्य क्या है। ठीक है, जो उद्देश्य है इसका क्या है? साक्ष्य के साधारण नियमों को और सिद्धांतों को समेकित करना, कंसोलिडेट करना और उनके लिए उपबद्ध करने के लिए विधेयक लाया गया है। ठीक है, कौन से गणराज्य में? 74वें वर्ष में। ठीक है, संसद द्वारा यह अधिनियमित हुआ है। अब अगर हम बात करें इसके सेक्शन 1 की, तो क्या है? संक्षिप्त नाम और लागू होने के बारे में और प्रारंभ होने के बारे में बताया गया है। तो उसका सेक्शन 1 का क्लॉज 1 क्या कहता है? इसका संक्षिप्त नाम बताता है हमें, क्या है? भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। इससे पहले देखो हम बढ़ते हैं ना, तो मैं तुम्हें थोड़ी सी बेसिक चीजें बता देती हूँ उसके बारे में, क्या है क्या नहीं है। एक नंबर आपको इसका पता होना चाहिए, ये है 47। ठीक, एक नंबर 47 है। और उद्देश्य मैंने आपका बता दिया है। नेचर अगर कोई पूछे आपसे तो क्या है? प्रक्रियात्मक। अब कोई कहेगा प्रक्रियात्मक क्या कौन सी विधि है, क्या है? तो देखो, 2 तरह की जो है विधियां होती है। पहली पहली कौन सी होती है? जो आपके अधिकार और दायित्वों का सर्जन करे। ठीक है, ऐसी विधि को क्या बोलते हैं? मूल विधि। और जो इन अधिकार और दायित्वों को प्राप्त करने की प्रक्रिया बताए उसे क्या कहते हैं? प्रक्रियात्मक विधि। तो ये जो साक्ष्य अधिनियम है ये कैसे प्रक्रियात्मक विधि है। इसमें 2-3 तरह से और क्वेश्चन आते हैं। ये पूछ लेगा ये भविष्य लक्षी है, भूत लक्षी, तो याद रखिएगा ये क्या है? भविष्य लक्षी है। ठीक है, दूसरा पूछ लेगा ये लेक्स फोरी है, नहीं है, तो ये लेक्स फोरी भी है। जहां पर मतलब प्रश्न उत्पन्न हुआ है वही की विधि लागू होगी। ठीक, अब आपसे पूछा जा सकता है कि इसकी क्या है? इनेक्टमेंट डेट क्या है? इनेक्टमेंट डेट या फिर कब इसको प्रेसिडेंट की एसेंट मिली, तो वो डेट क्या है? 25 दिसंबर 2023। और कोई पूछे इन्फोर्समेंट डेट क्या है, कब ये लागू हुआ, तो वो कितनी है? 1 जुलाई
2024, याद रखना एक साल बाद, ठीक है। 23 में और 24 में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अब ये लागू किस में होगी, ये देखिए सिविल और क्रिमिनल दोनों ही मैटर्स पे लागू होती है, दोनों ही विधियों पे संपूर्ण रूप से लागू होती है। अब मैंने आपको बता दिया चैप्टर्स कितने हैं, सेक्शन कितने हैं, पार्ट कितने हैं, ठीक है। अब एक ना थोड़ा सा देख लेते हैं हम यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर हम देखेंगे कि कितने चैप्टर्स है, 12 मैंने आपको बता दिए हैं। अब देखेंगे चैप्टर 1 में कितने सेक्शंस आते हैं, तो चैप्टर 1 में है 1 से लेकर 2 तक। सेकंड चैप्टर है हमारा तथ्यों की सुसंगति, रेलेवेंसी, 3 से लेकर 50 तक। फिर तथ्य जिनका साबित किया जाना आवश्यक नहीं है, ये 51 से 53। मौखिक साक्ष्य की बात करें तो 54 से 55। दस्तावेजी साक्ष्य 56 से लेकर 93। मौखिक साक्ष्य का अपवर्जन 94 से 103। सबूत का भार 104 से 120। विबंध स्टॉपर 121 मतलब 121 से लेकर 123, क्योंकि इसमें 3 ही सेक्शन है। और साक्ष्यों के विषय में 124 से लेकर 139 तक। साक्ष्यों की परीक्षा 140 से 168। और लास्ट के जो 2 चैप्टर्स है उसमें एक एक ही सेक्शन है, तो वो आराम से हमें याद कर लेंगे। 11 चैप्टर जो है हमारा वो साक्ष्य के अनुचित ग्रहण या ग्रहण के बारे में है, और 12वां है सेविंग एंड रिपील। इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि कितने पार्ट्स हैं, तो इसे 4 पार्ट्स हैं, तो शुरू के जो 2 पार्ट है उनमें एक एक चैप्टर है, थर्ड पार्ट में 4 चैप्टर है, और लास्ट पार्ट में हमारे 6 चैप्टर्स है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, प्री में ये क्वेश्चन पहले पूछे गए हैं, इसलिए मैंने आपको ये बताया, क्योंकि जो हम देखिए यहाँ स्टडी कर रहे हैं वो प्री पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं, तो आपको पहले प्री में कौन कौन से क्वेश्चन आ चुके हैं उनका थोड़ा सा मालूम होना चाहिए। अब अगर हम बात करें सेक्शन 1 की, ठीक है। 1 में क्या था, संक्षिप्त नाम और लागू होना। तो नाम हमें आपको बता ही दिया है कि साक्ष्य अधिनियम, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, ठीक है। इसका सेकंड क्लॉज कहता है कि यह किसी भी न्यायालय में उसके समक्ष सभी न्यायिक कार्रवाई जिसके अंतर्गत सेना न्यायालय भी सम्मिलित है को लागू होता है, किंतु न तो यह किसी न्यायालय या अधिकारी के समक्ष पेश किए गए शपथ पत्रों को, न ही मध्यस्थ के समक्ष कार्यवाही को लागू होता है, ठीक है। इसका मतलब सीधा सीधा क्या कहना चाह रहा है कि ये कहाँ लागू होगा, तो हमें देखना है कि सभी न्यायिक कार्यवाहियों पर जिसमें सेना न्यायालय भी आएंगे वहां लागू होगा। और अगर ये पूछे कि एविडेंस एक्ट कहाँ पर लागू नहीं होता है, तो हम क्या बताएंगे कि शपथ पत्रों पर और मध्यस्थ के समक्ष अगर कोई कार्यवाही हो रही है तो वहां पर लागू नहीं होगा, ठीक है। इसका जो क्लॉज 3 है वो क्या कहता है, वो कहता है कि ये लागू कब होगा, प्रवर्त कब होगा, जब केंद्र सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियुक्त करे, जो कि डेट क्या है हमारी 1 जुलाई 2024, मतलब 23 का एक्ट है, एक साल बाद 24 में, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं किसकी, सेक्शन 2 की, वो क्या है, डेफिनेशन क्लॉज है। डेफिनेशन क्लॉज की मेरे पास एक ट्रिक है जिससे मैं आपको याद कराऊंगी कि ये किस तरह से हमें याद करना है, ठीक है। एक जगह यहाँ पर पेपर लिखा हुआ भी है मेरे पास, पहले वो शो कर देते हैं आपको। तो आप यहाँ देखेंगे डेफिनेशंस में कितनी डेफिनेशन है, 12 है, ठीक है। पहले ना इंडिया को भी डिफाइन करा हुआ था, अब इंडिया को क्या है डेफिनेशन क्लॉज से हटा दिया गया है। तो अगर हम 2(1) के ए में बात करें तो हमारा कोर्ट है। इसमें देखिए ट्रिक क्या है, डी फॉर डॉक्यूमेंट, ई फॉर एविडेंस, एफ फॉर फैक्ट। फैक्ट है तो आपको पता होगा, एक और यहाँ पर फैक्ट से है, फैक्ट इन इशू, तो डायरेक्ट उसके बाद ही है एफ के बाद, ठीक है, जी में। एक लास्ट आपको, क्योंकि ये अल्फाबेटिकली अरेंज है डिक्शनरी के हिसाब से, तो क्या है शैल, एस ना सबसे लास्ट में आता है, तो आपको याद करना है 12वें नंबर पे क्या हो सकता है हमारा, शैल प्रिज्यूम, ठीक है। मे और एच में मे है, मतलब होम में आने के लिए हम क्या कहते हैं, होम में जा रहा हूँ, होम में, तो एच फॉर होम करके, होम में करके हम याद क्या कर सकते हैं, एच में मे प्रिज्यूम है, ठीक है। और आई नोट, आई नोट आप एक वर्ड मान लीजिए कि आई नोट, ठीक है, तो आई नोट में, आई में नॉट प्रूव्ड है, और जब ऊपर नॉट प्रूव है तो यहाँ पर क्या हो गया, प्रूव आ गया। ऐसे ही डी से यहाँ से स्टार्ट है, तो डी का एक और शब्द हमारे पास क्या बचता है, डिसप्रूव्ड,
और बी में कंक्लूसिव प्रूफ। इस तरह से आप थोड़ा सा अपना ना अपने वर्डिंग के हिसाब से लगा सकते हैं, क्योंकि देखिए दूसरा जो ट्रिक बताएगा ना वो इतनी याद नहीं रहती है, अपने हिसाब से बनाए हुए थोड़े से याद रहते हैं। या अगर आपको पिछले बार की तरह अगर आपने पिछला एक पढ़ा है और आपको सारे वर्ड्स याद है तो आप इसे अल्फाबेटिकली अरेंज करके भी ये चीज निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए वैसे तो आप याद कर सकते हैं उससे। अब यहाँ पर देखते हैं इसकी डेफिनेशन में क्या दिया हुआ है। ठीक है, फर्स्ट है न्यायालय। न्यायालय के अंतर्गत सभी न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट और मध्यस्थ के सिवाय, मतलब मध्यस्थ के सिवाय, मध्यस्थ को छोड़ देना है। ठीक है, मध्यस्थ नहीं आएंगे। और क्या आएगा, साक्ष्य लेने के लिए वैध रूप से प्राधिकृत सभी व्यक्ति आते हैं। मतलब न्यायालय के अंतर्गत कौन आएंगे, एक तो साक्ष्य लेने के लिए वैध रूप से प्राधिकृत सभी व्यक्ति, और सभी क्या आएंगे, मजिस्ट्रेट और सभी न्यायाधीश। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है प्री में, तो इसे आप अच्छे से देखेंगे। दूसरा है निश्चायक सबूत से विपरीत है कि जब इस अधिनियम द्वारा एक तथ्य को किसी अन्य तथ्य का निश्चायक सबूत क्या है घोषित कर दिया है, वहां न्यायालय एक तथ्य के साबित हो जाने पर अन्य तथ्य को साबित हुआ मानेगा, उसे ना साबित करने के प्रयोजन से साक्ष्य देने की अनुज्ञा नहीं देगा। इसका मतलब पता है क्या कह रहा है कि विधि ने प्रजम्पशन कर ली है कि अगर आपने एक तथ्य प्रूफ कर दिया है, ये लिखा है ना अधिनियम द्वारा एक तथ्य को किसी तथ्य का निश्चायक सबूत माना है। जैसे अगर आपकी बात करें हम, जो बीएनएस है उसका सेक्शन 20, वहां लिखा है 7 वर्ष से कम उम्र का कोई भी बालक अपराध करता है तो वो बात अपराध नहीं है। तो अगर आपने ये प्रूफ कर दिया कि 7 साल से कम का बालक है तो क्या मान लिया जाएगा, विधि क्या प्रिज्यूम कर लेगी कि इसने अपराध नहीं किया है। ठीक है, और ये उपधारणा प्रजम्पशन कैसा है, अखंडनीय है, इसका खंडन नहीं किया जा सकता। क्या लिखा है ना यहाँ देखिए, उसे न साबित करने के प्रयोजन से साक्ष्य देने की अनुज्ञा नहीं देगा, मतलब कोर्ट इसमें आपसे साक्ष्य नहीं मांगेगा। ठीक है, इसके जो एक एग्जाम्पल है मैंने आपको बता दिया है, बीएनएस का सेक्शन 20। और अगर एविडेंस एक्ट की बात करें तो सेक्शन है हमारा कौन सा है, 35 और 116। अब आप ये खुद खोल के इसमें देखेंगे कि सेक्शंस में क्या बताया है, उससे क्या होगा आपको याद रहेगा और ये सेक्शन आपके माइंड में अच्छे से बैठ जाएंगे। अब हम बात करते हैं तथ्य के संबंध में न साबित से विपरीत। ठीक है, न साबित मतलब कि किसी तथ्य को साबित नहीं किया है। ठीक है, अब क्या है, जब आप कोर्ट के सामने जाते हैं, देखिए न साबित से विपरीत है कि जब न्यायालय अपने समक्ष विषय पर विचार करने के पश्चात या तो विश्वास करे कि उसका अस्तित्व नहीं है। देखिए न साबित कह रहा है ना, तो क्या न्यायालय मान लेगा कि इस तथ्य का अस्तित्व नहीं है, इस बात पर विश्वास करे, या फिर उसके अनस्तित्व को इतना अधिसंभावित समझे कि उस विशिष्ट मामले की परिस्थितियों में किसी प्रज्ञावान व्यक्ति को इस अनुमान पर कार्य करना चाहिए कि उस तथ्य का अस्तित्व नहीं है। मतलब कोई आपने फैक्ट्स कोर्ट के सामने पेश किए, कोर्ट ने उन्हें देखा, प्रज्ञावान व्यक्ति किसके लिए बोला गया है, जज के लिए, कि उन्होंने उसे देखा और विश्वास किया कि इस तथ्य का क्या है, अस्तित्व नहीं है। ठीक है, तो क्या मान लिया जाएगा कि ये न साबित है। जब अस्तित्व ही नहीं माना जा रहा है तो क्या हो गया, ये न साबित है। अब हम सेक्शन इसमें डी की बात करते हैं, दस्तावेज, डी फॉर डॉक्यूमेंट। तो ऐसा कोई विषय विपरीत है जिससे किसी पदार्थ पर, मतलब किसी भी मटेरियल पर, किससे लिख सकते हो, अक्षर बना सकते हो 1 2 3, या फिर अंक, अक्षर सॉरी ABC, और अंक बना दिए हमने 1 2 3, और चिन्ह मतलब कोई भी आप साइन बना दो, प्लस माइनस। ठीक है, के साधनों द्वारा या उनमें से एक से अधिक साधनों द्वारा, मतलब वो तो सिंगल से या फिर इन सभी के द्वारा अभिव्यक्त या वर्णित किया हो, या अन्यथा अभिलेखबद्ध किया है, या फिर किसी अन्य तरीके से उसे लेखबद्ध किया है, जो उस विषय के अभियोजन अभिलेखन के प्रयोजन से उपयोग करने के लिए आश्रित हो या उसका उपयोग किया जा सके। इसके अंतर्गत इलेक्ट्रिक और डिजिटल अभिलेख भी है। मतलब कि आप किसी पदार्थ पर अक्षर, अंकों, चिन्हों के द्वारा उसमें से किसी एक का प्रयोग करके या फिर सभी का प्रयोग करके, एक से अधिक का प्रयोग करके कुछ चीज अभिव्यक्त कर रहे हैं, वर्णित कर रहे हैं। जैसे मतलब आप अपनी नोटबुक बना रहे हैं, ये भी क्या है, एक तरह का डॉक्यूमेंट है। क्यों, आप इसमें कहीं पर साइन बना रहे हैं, कहीं पर किसी लैंग्वेज में लिख रहे हैं, किसी में क्या लिख रहे हैं, 1 2 3 में लिख रहे हैं, वर्ड्स में लिख रहे हैं, फिगर्स में लिख रहे हैं, तो ये सब क्या है, ये डॉक्यूमेंट्स है। और ये इसमें क्या है, अब जो नया जोड़ा है, पहले ये नहीं था, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल जो रिकॉर्ड है उसको भी इसमें जोड़ दिया गया है। ठीक है, इसके जो
एग्जाम्पल्स हैं वो बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। सबसे ज्यादा क्या पूछा गया है, ये चारों एग्जाम्पल स्टार्टिंग के बहुत बार पूछे गए हैं। तो हम ढंग से देखेंगे कि जो लेख है वो क्या है, दस्तावेज है। मुद्रित और शिला मुद्रित या फोटो चित्रित जो शब्द है वो भी दस्तावेज है। मानचित्र, आप देखते हैं ना मानचित्र। और रेखांक दस्तावेज जिसमें मतलब लाइंस बनी होती है। या धातुपट या शिला पर उत्कीर्ण लेख दस्तावेज है। शिलालेख कौन से होते हैं, जैसे आप कभी मंदिर वगैरह पे जाते हैं ना, तो शिला पे कुछ उकेरा हुआ होता है, तो वो क्या है, वो भी दस्तावेज है। और एक ये बहुत बार पूछा जाता है, उपसहांकन दस्तावेज है। ठीक है। फिर इसमें एक और अब जोड़ा गया है, ये पहले नहीं था एग्जाम्पल में। तो ईमेल, सर्वर, लॉग, कंप्यूटर, लैपटॉप, स्मार्टफोन, मैसेज, वेबसाइट। अब स्थिति साक्ष्य में इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख और डिजिटल युक्तियों में भंडार किए गए वॉइस मेल मैसेज भी क्या हो गए, दस्तावेज है। तो वॉइस मेल मैसेज अगर पूछे दस्तावेज है तो हाँ जी है, एग्जाम्पल में हमें बताया है। और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स में कौन कौन से आ रहे हैं, ईमेल है, सर्वर है, कंप्यूटर है, लैपटॉप, स्मार्टफोन, मैसेज, वेबसाइट में। ठीक है, ये सब क्या हो गए हमारे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। अब बात करते हैं हम साक्ष्य की। साक्ष्य क्या है, ठीक है। तो हम साक्ष्य को अगर हम देखें तो साक्ष्य दो पार्ट्स में डिवाइड है। कैसे, एक ओरल एविडेंस मतलब मौखिक साक्ष्य, और एक डॉक्यूमेंट वाला। ठीक है, ये अगर हम बात करें तो चैप्टर किसमें है, 4 में, और ये चैप्टर 5 में डिफाइन कर रखा है। ठीक है, यहाँ पर है फर्स्ट क्लॉज जो हमारा कहता है, वो कह रहा है कि सभी कथन मतलब जितने भी स्टेटमेंट है सभी जिसके अंतर्गत क्या आता है, इलेक्ट्रॉनिक रूप से दिए गए कथन सम्मिलित है, जिसे न्यायालय जांचाधीन तथ्य के विषय के संबंध में अपने समक्ष साक्षियों द्वारा किए जाने की अनुज्ञा देता है, अपेक्षा करता है। मतलब जितने भी आप कोर्ट में स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक रूप में ही क्यों ना हो, और वो क्यों दे रहे हैं, क्योंकि वो जांचाधीन तथ्य के विषयों के संबंध में है, जो मतलब वहां पर जो भी फैक्ट्स फाइल के चल रहे हैं उससे रिलेटेड है। और जो वहां पर साक्षी है वो उनको देने की क्या देते हैं, परमिशन दे रहे हैं या उनसे अपेक्षा कर रहे हैं। तो ऐसे जितने भी कथन आप कोर्ट में करेंगे वो क्या है, मौखिक साक्ष्य कहलाते हैं। दूसरा, न्यायालय के निरीक्षण के लिए पेश किए गए सभी दस्तावेज जिसमें इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल अभिलेख भी हैं, ऐसे दस्तावेज क्या कहलाते हैं, दस्तावेजी साक्ष्य। मतलब जितने भी आप एविडेंसेस इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, डिजिटल फॉर्म में, दस्तावेज हमने जब पीछे पढ़ाए थे ना वही वाले, कि एक पेपर पे हो या फिर डिजिटल फॉर्म में वो हो जिसमें कुछ लिखा हो, और न्यायालय के निरीक्षण के लिए आप अगर वो पेश किए जा रहे हैं ऐसे दस्तावेज, तो क्या कहलाएंगे, दस्तावेजी साक्ष्य। ठीक है, अब हम बात करते हैं तथ्य की। तथ्य क्या होता है, देखिए तथ्य को अगर हम देखें तो कोई भी वस्तु, वस्तुओं की अवस्था और वस्तुओं का संबंध। ठीक है, जो क्या इंद्रियों द्वारा बोधगम्य है, मतलब हम सेंसेस से क्या कर सकते हैं, उन्हें फील कर सकते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, फैक्ट। और कोई मानसिक दशा जिसका भान किसी व्यक्ति को हो वो भी क्या कहलाता है, फैक्ट कहलाता है। अब इसका इलस्ट्रेशन देखेंगे हम। यह कि अमुक स्थान पे अमुक क्रम में अमुक पदार्थ व्यवस्थित है, यह एक तथ्य है। मतलब कोई प्लेस है वहां पर कोई चीज रखी हुई है ना, किसी ऑर्डर में रखा हुआ है कोई पदार्थ, क्या कोई मटेरियल, तो वो भी क्या है, एक फैक्ट है। किसी व्यक्ति ने कुछ सुना, कुछ देखा, ये भी क्या है, फैक्ट है। किसी व्यक्ति ने अमुक शब्द कहा, ये भी क्या है, फैक्ट है। क्योंकि हम क्या है, कोई अब वो कोई शब्द कह रहा है तो हम सेंसेस से उसको रिलेट कर सकते हैं ना कि इसने क्या बोला है, फील कर सकते हैं। यह कि कोई व्यक्ति राय रखना, अगर कोई राय रखता है वो भी क्या एक फैक्ट है। आशय रख रहा है वो भी फैक्ट है। सद्भाव पूर्वक कपटपूर्वक किया गया कार्य करता है तो भी वो एक फैक्ट है। ठीक है, अब हम बात करते हैं विवादक तथ्य के बारे में। विवादक तथ्य क्या होते हैं, फैक्ट इन इशू। अब ये क्या है, देखिए अगर ये नहीं होगा ना तो आप कोर्ट में जाएंगे ही नहीं, क्योंकि कोर्ट में जाने के लिए क्या है, कोई विवाद होना भी तो जरूरी है ना। आपका विवाद कुछ होगा नहीं तो आप किस लिए जाएंगे कोर्ट में। तो फैक्ट एंड इशू ना, जो विवादक तथ्य है, इसके अंतर्गत कोई ऐसा कोई भी तथ्य जो स्वयं में मतलब अपने आप में या अन्य तथ्यों से संसर्ग में ऐसे किसी अधिकार, दायित्व या नियोगिता के जिसका किसी वाद या कार्यवाही में प्रख्यान या प्रत्याख्यान किया गया है, आता है। अस्तित्व, अनस्तित्व, प्रकृति और विस्तार की उत्पत्ति अवश्यमेव होती है। अब आप सोचोगे पता नहीं क्या बता दिया मैम ने, है ना। देखिए अब आपके दो पर्सन हैं, उसके बीच में क्या हुई, किसी बात को लेकर डिस्प्यूट है,
चाहे वो किसी अधिकार को लेकर हो, किसी दायित्व को लेकर हो, या फिर किसी नियोक्ता को लेकर हो। किसमें है? किसी वाद या कार्यवाही में। अब आप क्या कर रहे हो? कोर्ट के सामने क्या कर रहे हैं? उसको एक जना कहेगा इसने ये काम करा है, दूसरा कहेगा नहीं सर मैंने नहीं करा है। तो क्या कर रहे हो? वाद या कार्यवाही में उसको या तो एग्री कर रहे हो या उस चीज के लिए डिनाई कर रहे हो। ठीक है, तो ऐसे जो फैक्ट्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम? विवादक तथ्य। अगर ये विवादक तथ्य नहीं होंगे तो झगड़ा ही नहीं होगा। ठीक है, तो ये ही झगड़े प्रिंसिपल फैक्ट्स हैं जिसके लिए आप क्या है? कोर्ट में जाते हो। सीआरपीसी में इन्हें क्या कहते हैं? विवादक तथ्य को। इनको कहते हैं हम आरोप, मतलब चार्जेस। ठीक है, अगर ये हमने जो विवादक तथ्य है इसको ही कोर्ट ने अगर सॉल्व कर दिया, मतलब इनका इन दो जनों का जो डिस्प्यूट है इसे सॉल्व कर दिया हमने, तो क्या होगा? मैटर ही सॉल्व हो जाता है। ठीक है, अब आगे देखिए स्पष्टीकरण में हम यहाँ पर देखेंगे। अब यहाँ अगर हम इलिस्ट्रेशन देखें तो ख की हत्या का क अभियुक्त है, मतलब यहाँ क्या है? क अभियुक्त है किसके लिए? ख की हत्या के लिए। उसके विचार में निम्नलिखित तथ्य विवादक हो सकते हैं। अब विवाद किस चीजों पे हो सकते हैं यहाँ देखते हैं कि पहला यह कि कौन है ख की मृत्यु कारित की, कि क्या कौन है ख की मृत्यु कारित की, क्या क का आशय ख की मृत्यु कारित करने का था। तीसरा, क को ख से गंभीर अचानक प्रकोपन मिला था, मतलब उसे उसकी साइड से अचानक गंभीर प्रकोपन मिला जिसमें उसने क्या कर दी? हत्या करी। चौथा है ख की मृत्यु कारित करते समय क चित्त विकृति के कारण उस कार्य की प्रकृति को जानने में असमर्थ था। ये सब क्या है? ये विवादक तथ्य हो सकते हैं, इन पर विवाद हो सकता है। ठीक है, ये भी इलिस्ट्रेशन पूछे जाते हैं तो इन्हें हम ध्यान से देखेंगे। नेक्स्ट है उपधारणा कर सकेगा। जहां कहीं इस अधिनियम द्वारा यह उपबंधित है कि न्यायालय किसी तथ्य की उपधारणा कर सकेगा, करेगा नहीं, मे प्रिज्यूम। ठीक है, इसे क्या कहेंगे? मे प्रिज्यूम है ये। वहां न्यायालय या तो ऐसे तथ्य को साबित हुआ मान सकेगा या जब तक कि न साबित नहीं किया जाता उसके सबूत की मांग कर सकेगा। देखो, जो उपधारणा होती है ना, जो प्रिजम्पशन है वो दो तरह का होता है। एक क्या होता है? तथ्य की उपधारणा होती है और एक विधि की उपधारणा होती है। ठीक है, जो तथ्य की उपधारणा होती है इसे हम मे प्रिज्यूम कहते हैं, विधि की उपधारणा को सेल्फ प्रिज्यूम में आता है। अब ये दोनों ही क्या है? खंडनीय अखंडनीय हो सकती है। ठीक है, ये जो शैल वाली मैंने बताई विधि की उपधारणा ये खंडनीय है। अगर हम विधि की अखंडनीय उपधारणा की बात करें तो क्या है? कंक्लूसिव प्रूफ, उसकी वो खंडनीय नहीं होती है। ठीक है, वो निश्चायक सबूत है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अगर आपने प्रूव कर दिया 7 साल से कम का है बच्चा, उसने अपराध नहीं कराया, कोर्ट यही मानेगा और उसके लिए कोई सबूत भी आपको नहीं देना है। ठीक है, सबूत की मांग भी न्यायालय नहीं करेगा आपसे। तो इसमें ना सेक्शंस पूछे जाते हैं कि कौन कौन से सेक्शन में मे प्रिज्यूम है। ठीक है, तो आपके सेक्शंस देखिए, आप यहाँ पर आपको याद करने होंगे, तो ये सेक्शन में आपको बता देती हूँ। आप एक बार देखिएगा मेरे रेक में, है ना? 88, 89, 90, 92, 93, 117 और 119, इन सब में क्या है? मे प्रिज्यूम में उपधारणा कर सकेगा। ठीक है, कर भी सकता है मतलब और नहीं भी कर सकता है। इसमें क्या है? सबूत की मांग की जाती है। ठीक है, जब तक न साबित नहीं किया कर दिया जाता उसके सबूत की मांग कर सकेगा। अब साबित नहीं हुआ क्या है भाई? नेक्स्ट जो हमारे पास है, कोई तथ्य साबित नहीं हुआ तब कहा जाता है जब ना तो साबित किया गया हो और ना ही न साबित, मतलब वो साक्ष्य कोर्ट के सामने गया ही नहीं, क्योंकि कोर्ट के सामने जाएगा तो कोर्ट क्या है? उसके अस्तित्व और अनस्तित्व के बारे में एक अपनी उपधारणा बनाएगा, है ना? या तो उसके अस्तित्व को मानेगा या तो नहीं मानेगा। पर कुछ ऐसे फैक्ट हैं जो क्या है? कोर्ट के सामने गए ही नहीं है, तो ना वो साबित हुए हैं ना ही वो ना साबित हुए हैं, तो उसके लिए क्या शब्द यूज होगा? साबित नहीं हुआ, है ना? साबित नहीं हुआ, नॉट प्रूव्ड। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है साबित। बिल्कुल जो हमने ना साबित में पढ़ा था ना, बिल्कुल सेम डेफिनेशन है कि कोई तथ्य साबित हुआ तब कहा जाता है जब न्यायालय अपने
समक्ष के विषयों पर विचार करने के पश्चात यह विश्वास करे कि उस तथ्य का अस्तित्व है। वहां पर हमने क्या पढ़ा था, उस तथ्य का अस्तित्व नहीं है, ठीक है, और उसके अस्तित्व को इतना अनादि संभावित समझे कि उस विशिष्ट मामले की परिस्थितियों में प्रज्ञावान व्यक्ति को इस अनुमान पर कार्य करना चाहिए कि उस तथ्य का अस्तित्व है। मतलब अगर कोर्ट उसके अस्तित्व को मान रही है तो वो साबित हो गया, और अगर नहीं मान रही है तो वो साबित नहीं हुआ है, न साबित है, ठीक है, साबित नहीं हुआ नहीं कहेंगे, न साबित, फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे वरना। अब जो नेक्स्ट है वो है सुसंगत, रेलेवेंट। एक तथ्य को दूसरे के सुसंगत कहा जाता है जबकि तथ्यों की सुसंगति से संबंधित अधिनियम के उपबंधों में से निर्दिष्ट प्रकारों में से किसी भी प्रकार से वो तथ्य दूसरे से सुसंगत हो। तथ्यों की सुसंगति वाला मैंने आपको बताया था, तो चैप्टर है वो हमारा कितना है, 2। उसमें जो रेंज है वो कितनी है, सेक्शन 3 से लेकर 50 तक है। मतलब अगर इसके बीच में जितने भी सेक्शन दिए हैं इनमें से किसी भी प्रकार से है एक दूसरे से अगर वो सशक्त है तथ्य, तो वो क्या कहलाया जाएगा, सुसंगत। वो कहा जाएगा कि वो क्या है, रेलेवेंट है। जैसे उसमें जितने भी सेक्शन दिए हुए हैं, सेक्शन 6 से लेकर आप पहले 6 था सॉरी, 3 से लेकर आप 50 तक के जितने भी सेक्शन है, अगर इसमें कुछ भी आ रहा है तो माना जाएगा ये फैक्ट रेलेवेंट है, ठीक है। और तो हम जब सेक्शंस को पढ़ेंगे तब हम उसको अच्छे से डिफाइन करेंगे। अब यहाँ देखिए, उपधारणा करेगा मतलब सेल्फ प्रेज्यूम यहाँ करेगा, ठीक है, कोर्ट इस चीज को मानेगा ही। जहाँ कहीं अधिनियम द्वारा निर्दिष्ट है कि न्यायालय इस तथ्य की उपधारणा करेगा, वह न्यायालय ऐसे तथ्य को साबित मानेगा और न साबित, जब तक वह न साबित नहीं किया जाता, ठीक है। वो क्या मानेगा, साबित। अगर आपको न साबित करना है तो आप न साबित उसे कर सकते हैं। मैंने बताया ना ये एक खंडनीय उपधारणा है। कंक्लूसिव प्रूफ जो होता है विधिक उपधारणा में, वो एक निश्चायक सबूत है, उसके लिए आप एविडेंस नहीं दे सकते हैं। अब इसमें जो देखिए हमारे 12 जो डेफिनेशन से कंप्लीट हो गई है। अब इसमें क्या है, इसमें प्रयुक्त तो शब्द, ये इसका सेकंड क्लॉज है, ठीक है। तो इसमें प्रयुक्त तो शब्द और पद जो इस अधिनियम में परिभाषित नहीं है, किंतु आईटी 2000 और बीएनएसएस 2023 और बीएनएस 2023 से परिभाषित है, का वही अर्थ होगा जो उनका उक्त अधिनियम या संहिता में है। मतलब इसमें अगर कोई भी डेफिनेशन आपको नहीं दी गई है तो आप कहाँ देख सकते हैं, एक तो आईटी एक्ट में देख सकते हैं, एक बीएनएस में देख सकते हैं और एक बीएनएसएस में देख सकते हैं, ठीक है। देखिए हमने आज चैप्टर 1 और चैप्टर 2 पूरा कंप्लीट कर दिया है। आज इस वीडियो को इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है चैप्टर 2 हमारा शुरू करेंगे, जो कि पार्ट 2 भी है हमारा। इसमें है कितने, 3 से लेकर 50 तक के सेक्शंस हैं और इसको हम कंप्लीट करेंगे और धीरे धीरे ऐसे ही हम सारे एक्ट्स कंप्लीट कर लेंगे। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ आप शेयर कर सकते हैं, और अगर आपको कुछ इसमें प्रॉब्लम लगेगा, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में उसको पूछ भी सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।